ये कहानी है पश्चिम बंगाल के गांव चंद्रपुर की। गांव में बड़े ही हर्षोल्लास से काली माँ की पूजा की जा रही थी। इस गांव की मान्यता है कि जिस किसी के सपने में काली माँ दर्शन देगी, उसी को काली माँ की पूजा करने का सौभाग्य मिलेगा। और इस बार जिस लड़की को काली माता की पूजा करने का सौभाग्य मिला है, उस लड़की का नाम है परिणीता। दूसरी तरफ उसी गांव में उसी समय दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के को तो घर वाले अपना लेते हैं, लेकिन लड़की को वो लोग नहीं अपनाते हैं और उस मासूम बच्ची को गांव वालों के साथ मिलकर जंगल में ले जाकर एक पेड़ के नीचे पत्थर पे रख देते हैं। जिसके बाद जो लड़की काली माँ की पूजा कर रही थी, यानी कि परिणीता उस फूल सी बच्ची की बलि चढ़ा देती है। इसके बाद हमें 40 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं अंबिका को, जो कि एक टीचर है। अंबिका कोलकाता में रहती है और इस वक्त वो कोलकाता के एक आर्ट म्यूजियम में स्टूडेंट्स को एक रक्तबीज नाम के राक्षस के बारे में बता रही है। अंबिका बताती है रक्तबीज ने सभी देवताओं को हराकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था। तभी एक बच्ची पूछती है, मैडम रक्तबीज ने सभी देवताओं को कैसे हराया? अंबिका कहती है, शुरुआत में तो रक्तबीज अकेला ही देवताओं से लड़ने के लिए आया था, लेकिन जब भी देवता रक्तबीज को मारते तो रक्तबीज की खून की बूंदें धरती पे गिरती और उसकी हर एक खून की बूंद से एक नया राक्षस जन्म लेता। इसी तरह रक्तबीज की बहुत बड़ी सेना बन गई थी और उन सब ने मिलकर देवताओं को हरा दिया था। फिर एक लड़की पूछती है, मैडम आगे क्या हुआ? अंबिका आगे बताती है, सभी देवता स्वर्ग से निकाले जाने के बाद माता पार्वती के पास गए। देवताओं ने माता पार्वती से कहा, माता हमारी रक्तबीज से रक्षा करे। जब भी कोई माँ अपने बच्चे को खतरे में देखती है तो वह स्वयं उस खतरे के लिए काल बन जाती है। माता पार्वती ने भी यही किया। देवताओं को संकट में देख माता ने अपने सबसे रौद्र रूप काली को रक्तबीज के संहार के लिए भेजा। माँ काली ने रक्तबीज के सर को धड़ से अलग कर दिया और रक्तबीज के सारे रक्त को अपने जीभ पर धारण कर लिया। इस तरह माँ काली ने रक्तबीज से देवताओं को बचाया। अंबिका जैसे ही रक्तबीज की कहानी खत्म करती है, तभी उसका पति शुभांकर उससे मिलने आता है। शुभांकर चंद्रपुर गांव का वही लड़का है जो आज से 40 साल पहले पैदा हुआ था और उसकी जुड़वा बहन की बलि दे दी गई थी। शुभांकर ने कोलकाता में ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी और यहीं पर उसकी मुलाकात अंबिका से हुई, जिसके बाद शुभांकर ने अंबिका से शादी कर ली और कोलकाता में ही बस गया। शुभांकर और अंबिका की एक बेटी भी है 12 साल की। तीनों खुशी खुशी कोलकाता में रह रहे थे। शुभांकर ने चंद्रपुर पूरी तरह से छोड़ दिया था। इसीलिए शुभांकर की बेटी श्वेता जब भी चंद्रपुर के बारे में पूछती है, शुभांकर कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता है। शुभांकर नहीं चाहता कि श्वेता चंद्रपुर के रहस्यमय घटनाओं के बारे में जाने, क्योंकि श्वेता अभी सिर्फ 12 साल की है और वो इन चीजों को नहीं समझ पाएगी। उसी रात को शुभांकर को चंदनपुर से कॉल आता है। तब शुभांकर को पता चलता है कि उसके पिता की मौत हो गई है। शुभांकर तुरंत चंद्रपुर के लिए निकल जाता है। शुभांकर श्वेता को बिना बताए ही चंद्रपुर चला गया था। वहां पहुंचकर शुभांकर ने अपने पिता को मुखाग्नि दी और अपने चाचा जयदेव से मिला। जयदेव चंद्रपुर गांव का सरपंच है, साथ ही वो शुभांकर की पुश्तैनी हवेली का केयरटेकर भी है। शुभांकर जयदेव से कहता है, चाचा जी मैं श्रापित गांव में नहीं रहना चाहता, आप इस हवेली को किसी को बेच दीजिए, मैं यहाँ अब दोबारा नहीं आऊंगा। तब जयदेव कहता है, शुभांकर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब इस गांव में लड़कियों की बलि नहीं दी जाती, तुम अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ यहाँ आराम से रह सकते हो। शुभांकर कहता है, चाचा जी मेरी कोई बेटी नहीं, मेरा एक बेटा है। जयदेव कहता है, मुझसे छुपाओ मत, मुझे सब पता है, तुमने अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरे गाँव को बताया है कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है और इसीलिए तुम इस गाँव में नहीं रहना चाहते ताकि किसी को पता न चले कि तुम्हारे यहाँ बेटी हुई है। शुभांकर उसी रात को अपने पिता की अस्थियां लेकर के चंद्रपुर से निकल जाता है। शुभांकर जंगल से होते हुए जा रहा था। तभी हम देखते हैं एक पेड़ की तरह दिखने वाला राक्षस शुभांकर का पीछा कर रहा है। इधर हम अंबिका को देखते हैं जो श्वेता के टैबलेट में एक अजीब से पेड़ की पेंटिंग देखती है। अंबिका को ये पेंटिंग बहुत ही अजीब लगी, इसलिए अंबिका ने उस पेंटिंग की फोटो शुभांकर को भेजी। शुभांकर पेड़ की फोटो देख करके घबरा जाता है। शुभांकर अंबिका के पास फोन लगाता है और कहता है, ये फोटो श्वेता के पास कहाँ से आई? ये पेड़ तो चंद्रपुर में है। इससे पहले कि शुभांकर कुछ और कहता, फोन कट हो जाता है। शुभांकर टेंशन में स्मोक करने लगता है। तभी जो राक्षस पेड़ की तरह दिख रहा था अपनी टहनियों से शुभांकर को गाड़ी समेत जकड़ लेता है, जिससे कि उस गाड़ी में आग लग जाती है और शुभांकर की उसी आग में जल के मौत हो जाती है। शुभांकर की मौत की खबर अंबिका और श्वेता को मिलती है तो दोनों टूट जाते हैं, क्योंकि शुभांकर के बिना वो अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते थे। पुलिस वाले अपनी जांच से बताते हैं सिगरेट की वजह से गाड़ी में आग लगी, जिसमें शुभांकर की जलकर मौत हो गई। इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं। वो दोनों बिना शुभांकर का जीना सीख ही रहे थे कि एक दिन चंद्रपुर से जयदेव का कॉल आता है। जयदेव अंबिका से कहता है, शुभांकर चंद्रपुर की हवेली बेचना चाहता था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर आकर के सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर लो। लेकिन अंबिका चंद्रपुर आने से मना कर देती है। वो कहती है, चाचा जी आप ही वहाँ की सारी कागजी कार्रवाई देख लीजिए, मैं आपको आपका कमीशन दे दूंगी। जयदेव कमीशन लेने से मना कर देता है। जयदेव कहता है, शुभांकर के पीछे यही थी कि तुम यहाँ एक बार आओ, शुभांकर के आत्मा की शांति के लिए तुम्हें यहाँ एक बार आना चाहिए।
अब ना चाहती हुए भी अंबिका चंद्रपुर जाने के लिए मान जाती है। अंबिका श्वेता को अपनी सहेली के पास छोड़कर चंदनपुर जाना चाहती थी, लेकिन श्वेता कहती है माँ मैं भी आपके साथ चंदनपुर चलूंगी। पापा वहाँ गए थे, वो लौट कर नहीं आए। अब मैं आपको खोना नहीं चाहती, इसलिए अंबिका अपने साथ श्वेता को भी चंदनपुर लेकर पहुंच जाती है। हवेली को देख करके उन दोनों को लगता है कि जैसे कि वो किसी भूतिया हवेली में पहुंच गए हो। हवेली में उन दोनों की मुलाकात विकास और उसकी पत्नी नंदिनी से होती है। विकास और नंदिनी हवेली में पीढ़ियों से काम कर रहे हैं। इन दोनों की एक प्यारी सी बेटी भी है, दीपिका। हवेली में श्वेता और दीपिका की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। थोड़ी देर बाद जयदेव आकर अंबिका से मिलता है। जयदेव कहता है कल एक ब्रोकर आकर के इस हवेली की डील करवा देगा। मुझे पता है आप यहाँ पे नहीं रहना चाहती, इसलिए मैं जितना जल्दी हो सकता है इस हवेली को बेच करके आपके पैसे आपको दे दूंगा। अंबिका हवेली में काली माँ के मंदिर को देखती है। मंदिर में ताला लगा होता है। विकास अंबिका को इस मंदिर की प्रथा बताता है। विकास कहता है जब भी काली माँ किसी को सपने में दर्शन देती है तभी इस मंदिर का दरवाजा खुलता है और उसी के हाथों काली माँ की पूजा होती है। 40 साल से माँ ने किसी को दर्शन नहीं दिया। श्वेता दीपिका को अपनी ड्राइंग दिखा रही थी, तभी दीपिका एक पेड़ की ड्राइंग देखती है। दीपिका श्वेता से कहती है ये पेड़ तो हमारी हवेली के पीछे वाले जंगल में है। ये जानकर श्वेता दीपिका से कहती है मुझे वो पेड़ देखना है, लेकिन दीपिका श्वेता को वहाँ ले जाने से साफ मना कर देती है, क्योंकि गांव वाले कहते हैं उस जगह पे राक्षस रहता है। लेकिन श्वेता के फोर्स करने पर दीपिका श्वेता को उस पेड़ के पास ले आती है। श्वेता देखती है पेड़ के पास जाने का रास्ता लोगों ने बंद कर रखा है। तभी वहाँ दीपिका की माँ आ जाती है। नंदिनी दीपिका को खूब डांटती है। वो कहती है मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया है यहाँ आने से, आज के बाद तुम श्वेता के साथ नहीं खेलोगी। तभी अंबिका भी श्वेता को ढूंढते हुए यहाँ आ जाती है। अंबिका देखती है कि दीपिका को फर्स्ट पीरियड आया है। वो यही बात दीपिका की माँ को बताती है। नंदिनी यह बात जान करके बहुत ही घबरा जाती है और वो भगवान से कहती है हे भगवान मेरी बेटी की रक्षा करना। इधर अंबिका और श्वेता समझ नहीं पा रही थी कि नंदिनी इतना घबरा क्यों रही है। नंदिनी अपनी बेटी दीपिका को एक कमरे में बंद कर देती है। तभी वहाँ पेड़ वाला राक्षस आ जाता है और वो अपनी टहनियों से दीपिका को उठाकर वहाँ से चला जाता है। नंदिनी और विकास को जब पता चला कि उसकी बेटी गायब है, तब नंदिनी अंबिका पे बहुत चिल्लाती है। वो कहती है तुम्हारे यहाँ आने के बाद ही यह सब कुछ हुआ है, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। इस घटना के बाद सभी गांव वाले हवेली में इकट्ठा हो जाते हैं। तभी जयदेव भी वहां पुलिस ऑफिसर के साथ पहुंचता है। तब विकास बताता है लड़कियों के फर्स्ट पीरियड आने के बाद वो राक्षस लड़की को उठाकर ले जाता है और उसके 4-5 दिन बाद लड़की खुद ही अपने आप घर आ जाती है। ये बात तो सरपंच जी को अच्छे से पता है। अंबिका ये बात सुनकर के चौंक जाती है। अंबिका जयदेव से कहती है आपने ये बात पुलिस वालों को अभी तक क्यों नहीं बताई। अंबिका और इंस्पेक्टर को राक्षस की कहानियों पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो दोनों दीपिका को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। जंगल में अंबिका को बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन इंस्पेक्टर को वहाँ कोई आवाज सुनाई नहीं देती। दीपिका जंगल में नहीं मिलती तो अंबिका भी वापस हवेली आ जाती है। वहाँ श्वेता अंबिका से पूछती है माँ यहाँ ये सब क्या चल रहा है। तब अंबिका श्वेता को रक्त बीज की कहानी सुनाती है। अंबिका कहती है जब काली माँ सभी रक्त बीज को खत्म कर रही थी तब रक्त बीज की खून की एक बूंद चंद्रपुर में गिर गई थी। तब वहाँ एक राक्षस ने जन्म लिया, लेकिन वो रक्त बीज के जितना शक्तिशाली नहीं था, जिस वजह से वो एक पेड़ के रूप में ढल गया और वो गांव वालों को परेशान करने लगा। ये बात जब काली माँ के एक भक्त को पता चली तब उसने काली माँ की पूजा की और उस भक्त को शक्तियाँ मिली। शक्तियाँ मिलने के बाद जब वो राक्षस से लड़ने गया तब वो राक्षस कहीं छुप गया और लोगों को लगा कि उसने राक्षस को मार दिया, लेकिन राक्षस ने अपना बीज उस भक्त की बेटी में डाल दिया था ताकि उसका वंश आगे बढ़ सके। और ये बात जब उस भक्त को पता चली कि उसकी बेटी एक राक्षस को जन्म देने वाली है, तब उस भक्त ने अपनी बेटी को ही मार डाला ताकि रक्त बीज का वंश आगे न बढ़ सके। और यहाँ के लोगों का मानना है कि तुम्हारे पिता उसी भक्त के वंशज हैं, इसलिए हमने कभी तुम्हें चंद्रपुर आने नहीं दिया। 4-5 दिन बाद दीपिका भी अपने घर वापस आ जाती है। इंस्पेक्टर दीपिका के साथ साथ उन सभी लड़कियों से पूछताछ करता है जो कि गायब हुई थी, लेकिन वह सभी लड़कियां यही कहती है कि हमें कुछ याद नहीं। इधर अंबिका विकास से कहती है काली माँ मेरे सपने में आई थी, पूजा की तैयारियां शुरू करो। अगले दिन श्वेता को फर्स्ट पीरियड आ जाता है। ये बात जब अंबिका को पता चलती है तो वो समझ जाती है कि कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। जब श्वेता सो रही थी तब दीपिका और उसके साथ सभी वो लड़कियां आती हैं जो कि गायब हुई थी। वो सब उस राक्षस के बस में थी और वो सब मिलकर के श्वेता को ले जाते हैं। तभी वहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा आती है और वो श्वेता को उन लड़कियों से बचाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे अंबिका आ जाती है और वो दोनों मिलकर के श्वेता को बचा लेते हैं। लेकिन ये सब देख करके अंबिका समझ जाती है कि श्वेता यहाँ पे बिल्कुल सेफ नहीं है, अगर वो यहाँ और रखी तो उसकी बेटी की जान जा सकती है। इसीलिए अंबिका अपनी कार में बैठ करके रातों रात चंद्रपुर से निकल जाती है। लेकिन बीच रास्ते में वो सभी लड़कियां आ जाती हैं और अंबिका और श्वेता पे हमला कर देती हैं। और इस बार वो लड़कियां श्वेता को अपने साथ ले जाती हैं और अंबिका भी कुछ नहीं कर पाती। जिसके बाद बूढ़ी अम्मा अंबिका से मिलती है। वो कहती है मैं भी तुम्हारी बेटी को बचाना चाहती हूँ। अब वो बूढ़ी अम्मा अंबिका को सारी बात बताती है। असल में बूढ़ी अम्मा कोई और नहीं बल्कि फिल्म की शुरुआत में
जिसके सपने में काली माँ आई थी यानी कि परिणीता। ये अम्मा वही परिणीता है। परिणीता जब उस बच्ची की बलि चढ़ा रही थी तब वो रुक गई थी। उसने बलि चढ़ाने से मना कर दिया था। तब जयदेव आगे आया और उसने सबके सामने परिणीता को कमजोर कहा। उसने कहा बलि देने का काम औरतों का नहीं बल्कि मर्दों का है, और उसने ही उस बच्ची की बलि दी थी। परिणीता कहती है वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी पति की बहन थी। परिणीता आगे कहती है जब जयदेव ने उस बच्ची की बलि दी थी तो वो राक्षस जयदेव को मारने आया था। तब जयदेव ने राक्षस से कहा कि मेरी जान बख्श दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। जिसके बाद राक्षस ने जयदेव को शक्तियां दी और गांव में जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं उन सबके पीछे जयदेव ही है। परिणीता कहती है अब काली माँ ही तुम्हारी बेटी को बचा सकती है। तब अंबिका कहती है कि काली माँ मेरे सपने में आई थी। जिसके बाद परिणीता कहती है अगर तुम्हारे सपने में काली माँ आई है तो तुम्हें तुरंत काली माँ की पूजा करनी चाहिए ताकि तुम अपनी बेटी को बचा सको। तब अंबिका ने देर न करते हुए तुरंत काली माँ की पूजा की और काली माँ का आशीर्वाद लेकर के राक्षस से लड़ने चली गई। जंगल में अंबिका को जयदेव मिला। जयदेव कहता है मैंने ही शुभांकर के पिता को मारा था ताकि शुभांकर अपनी बेटी के साथ चंद्रपुर आ सके, लेकिन शुभांकर अकेला आया, इसीलिए फिर मैंने शुभांकर को मारा ताकि तुम और तुम्हारी बेटी यहाँ आ सके, और अब मेरा मकसद पूरा हो चुका है। जिसके बाद जयदेव उन लड़कियों से अंबिका पे हमला करवाता है, लेकिन अंबिका उन लड़कियों के सर पे हाथ रख करके उन लड़कियों को ठीक कर देती है। जिसके बाद जयदेव अंबिका से लड़ने के लिए आता है और वो अंबिका को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। वो अंबिका के हाथ पैर और गर्दन सब तोड़ देता है। अंबिका को जयदेव ने पूरी तरह से अधमरा कर दिया था, लेकिन तभी अंबिका का खून का कतरा जमीन पर गिरता है और तब अंबिका के अंदर काली माँ आ जाती है। फिर वो जयदेव से लड़ती है और उसे खत्म कर देती है। अंबिका श्वेता के साथ साथ उन सभी लड़कियों को लेकर के हवेली आ जाती है। वहाँ पर परिणीता अंबिका से कहती है कि तुम्हारी बेटी के अंदर उस राक्षस ने अपना बीज डाल दिया है। अब अंबिका सोचने लगती है कि वो अपनी बेटी की जान कैसे ले सकती है। अब ना चाहते हुए भी अंबिका को अपनी बेटी की जान लेनी पड़ेगी। जब अंबिका श्वेता को मारने वाली थी तभी यहाँ पे बहुत सारी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। ये देख करके परिणीता अंबिका को रोक देती है और कहती है यहाँ की सारी आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं और तुम्हारी बेटी के अंदर का बीज भी नष्ट हो चुका है। अब तुम्हारी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है। इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पे खत्म होती है।